एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा इमोशंस। तो आज की क्लास में हम अच्छे से कवर कर लेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है एंड इमोशनल क्वोशंट क्या होता है। मतलब इमोशन से रिलेटेड आज हम अपनी सारी चीजें इस क्लास में कवर कर लेंगे एंड देन एंड में रखेंगे आपके लिए एक छोटा सा क्विज जिसमें आप सब करेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और पढ़ते हैं इमोशंस यानी कि भावनाओं के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हमें जरूरत है समझने की कि आखिर इमोशंस का मतलब क्या है। आप सबको पता है इमोशंस सब इमोशनल होते हैं, आप हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा होते हैं, परेशान होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। ये सब क्या है, हर एक चीज एक इमोशन है। लेकिन थोड़ा सा साइकोलॉजी के ढंग में इसको समझेंगे कि इमोशन का प्रॉपर मतलब क्या होता है। इमोशन कुछ फीलिंग्स हैं, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनको हम किसी भी चीज की वजह से फील करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं एग्जांपल लूं कि सपोज किसी ने आपका पेन ले लिया आपकी परमिशन के बिना, छोटा सी बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो आपको क्या हुआ, आपको गुस्सा आएगा। आपने फील किया कि इसने मेरा पेन कैसे ले लिया मेरी परमिशन के बिना, तो आपने कुछ फील किया और उस फीलिंग की वजह से आपके अंदर इमोशंस यानी कि भावनाएं जन्म लेती हैं और जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जो आपका रिएक्शन निकल के आता है बच्चों, उसी को हम इमोशन बोलते हैं। तो आपको यहाँ से चीज याद रखनी है, इमोशन क्या है, एक तरीके की फीलिंग्स होती है। अगर आप जब तक कोई चीज फील नहीं करेंगे तो आपके अंदर इमोशंस यानी कि भावनाएं नहीं आ सकती हैं। अगर कोई पर्सन ये कहे कि मैंने तो बिना फीलिंग के ही मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा लेकिन मुझे फिर भी रोना हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं और जो आपका रिएक्शन निकल के आता है बच्चों, उसी को हम भावनाएं यानी कि इमोशंस का रूप दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है इमोशंस का मतलब आपको। जैसे कुछ एग्जांपल है आपके सामने, आप खुश हैं तो ये एक इमोशन है, आप उदास है ये एक इमोशन है, आपको डर लग रहा है ये भी एक इमोशन है, आप थोड़ा डिस्गस्ट फील कर रहे हैं कि मतलब कि अपने आप में ये क्या हो गया, ये भी इमोशन है, आपको गुस्सा आ रहा है ये भी इमोशन है, आप सरप्राइज हो रहे हैं। तो आप देखिए हर एक चीज आपकी इमोशंस ही होती है। आप दिन में जितनी चीजें करते हैं हर एक चीज में आपका कोई ना कोई इमोशन जुड़ा होता है। बिना इमोशन के कोई काम करना बहुत ही ज्यादा टफ है अगर हम कहें। तो चलिए बात करते हैं कि क्या विशेषताएं, एक तरीके से बोल सकते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमोशंस के। कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इमोशंस के बारे में एक एक मतलब। सबसे पहला, इमोशंस क्या है, ये हमारे कुछ अंदर से इंस्टिंक्ट्स निकलते हैं, हमारी ड्राइव्स होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पहले कुछ फील करेंगे, ये जो आपकी ड्राइव्स है ये एक तरीके से फीलिंग ही है। आपको अंदर से उत्तेजना मिलेगी, अंदर से आपको कुछ फीलिंग होगी, आप एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद आपके इमोशंस निकल कर आते हैं। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दूसरा है, इमोशंस परसेप्शन की वजह से भी होते हैं। अब परसेप्शन मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, परसेप्शन यानी कि आपका जो देखने का, आपका जो सोचने का नजरिया है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से लेके आपको बताऊं तो सपोज करिए कि आपके सामने जो है एक ट्रे रखी है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं। अब आपका परसेप्शन ये है कि आप किसी के घर गेस्ट पे गए, गेस्ट बन के गए, तो आप क्या सोचेंगे, यार इसे ये सामान ला के रख दिया। तो आपका परसेप्शन क्या बना हुआ है कि जब कोई गेस्ट आए तो बहुत ज्यादा खातिरदारी करनी चाहिए, ठीक है, ये आपका परसेप्शन है। और आपके अगर परसेप्शन के हिसाब से आपको वहां पर चीजें नहीं दिखी, चीजें नहीं मिली जो आपको चाहिए थी, तो उससे क्या है, आपको गुस्सा आएगा या फिर आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, तो आपका इमोशन निकल के आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमारे जो परसेप्शंस है वो हमारे इमोशन से रिलेट करते हैं। अगर कोई चीज हमारे परसेप्शन के हिसाब से नहीं, हमारी जो धारणाएं हमने बना रखी हैं उनके हिसाब से सही है तो हमारे इमोशंस अच्छे होंगे, और अगर हमारे धारणाओं के हिसाब से वो चीज सही नहीं है तो उसका फर्क हमारे इमोशंस पर नेगेटिव रूप से पड़ेगा। तो यहाँ से आपको चीज क्लियर है कि परसेप्शन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके इमोशंस के ऊपर।
नेक्स्ट है कि इमोशन का जो कोर है, जो जहां से जो जड़ है, जहां से इमोशन निकल के आता है, वो है फीलिंग यानी कि भावना। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो ही चुकी होगी। नेक्स्ट है इमोशन की वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि आपके शारीरिक परिवर्तन आते हैं। अब कैसे? अभी इमोशंस तो हमारे अंदर है, तो फिर शरीर में कैसे परिवर्तन आएगा? आप खुश होते हैं तो आपके फेस से झलकता है आप खुश हैं। अगर आप गुस्सा हो तो यूं हाथ पकड़ के करते हैं, तो क्या हुआ? आपकी बॉडी में भी तो चेंजेस आ रहे हैं। फिर यूं मन में चुपचाप बैठे बैठे अंदर खुशी चलती रहती है, चुपचाप यूं ही बैठे हैं और मन में गुस्सा चल रहा है, ऐसा कभी होता है? आपके फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके हाथों से, आपके जेस्चर से हर एक तरीके से इमोशन का पता चलता है। मम्मी का मूड खराब है, मम्मी तेज तेज काम करके किचन में बर्तन पटक के, तो क्या हुआ? आपको पता चल जाएगा मम्मी के शारीरिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस से कि आज भैया मम्मी का मूड खराब है, तो किचन में जाना खतरे से खाली नहीं है। तो क्या हुआ? इमोशन से हमेशा आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अब मैं थोड़े आपको एग्जांपल और देती हूँ कैसे। सबसे पहला तो आपके बॉडी के जो जेस्चर्स होते हैं, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। या फिर जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। आप गुस्सा है या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपकी हार्ट बीट में भी चेंजेस आते हैं। तो आपने देखा इमोशंस की वजह से कितने ज्यादा चीजों पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है कि इमोशन हर एक स्टेज में हो। हर एक स्टेज मतलब कोई बच्चा है उसके अंदर भी इमोशन है, कोई चाइल्डहुड में है उसके अंदर भी इमोशन है, कोई टीनेजर है उसके अंदर भी है, अडल्टहुड है वहां भी है, ओल्ड एज है मतलब जीवन से लेके मरण तक हर एक स्टेज पे इमोशंस होते ही होते हैं। तो आप देखिए कितना ज्यादा अहमियत रखता है इमोशन हर एक किसी के लाइफ में। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी यानी कि इमोशन हर एक पर्सन का अलग होता है। अब मुझे जिस बात पे गुस्सा आ रहा है जरूरी नहीं है कि मेरे फैमिली मेंबर्स को या फिर आपको भी सेम बात पर गुस्सा आएगा। आप जिस बात पर खुश हैं मैं भी उस बात पर खुश हूँ, ये भी जरूरी नहीं है। तो इससे क्या निकल के आया कि हर एक इंसान का जो इमोशन है वो अलग होता है। हर एक की सोचने की, समझने की, उसको महसूस करने की जो क्षमता है वो अलग है। तो सबके इमोशन व्यक्तिगत होते हैं, ना कि हम उन्हें ग्रुप में लेकर चल सकते। नेक्स्ट है इमोशंस हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे? आपके अंदर जैसे गुस्सा आ रहा है तो आप अपना गुस्सा कहीं और निकाल सकते हैं। आप अगर खुश है तो आप सारे ही काम खुश होकर करेंगे। तो इससे क्या पता चला आपको? इमोशन के अंदर एक क्वालिटी है कि आप अपने इमोशन को और भी जगह वो दिखा सकते हैं। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था एक जगह, उसमें क्या होता था कि आपने अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल दिया, तो वो भी क्या था? एक प्रकार का इमोशन था। तो इमोशन की कैसी क्वालिटी होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि विस्थापन का गुण इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है इसमें और इमोशन में नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसे? सपोज आपका आज बहुत ज्यादा मूड खराब है, आपकी ना फैमिली में लड़ाई हो गई और फिर आप अपनी बुक खोल के बैठ जाओ, तो क्या आपसे पढ़ा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा। दिमाग में 24 घंटे बस वही बात घूमती रहेगी। आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, मतलब कुछ भी परेशानी है, आप एग्जाम देने चले गए, एग्जाम में क्या आपका मन लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपके इमोशन और आपकी इंटेलिजेंस के बीच में नेगेटिव संबंध है। अगर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो आपके उसमें इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर आपका जो इमोशन है वो लो है तो उसकी वजह से आपका जो इंटेलिजेंस है वो भी लो हो जाता है। तो आपको फर्क पड़ा, पता चला कि आपके जो इमोशन होते हैं और जो आपकी इंटेलिजेंस होती है दोनों में बहुत ज्यादा संबंध है। अब ध्यान से देखिए, इमोशंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्लेजेंट इमोशन और दूसरा होता है हमारा अनप्लेजेंट इमोशन। प्लेजेंट इमोशंस कौन से होते हैं? जो कि अच्छे होते हैं, जिनसे हमें महसूस करके अच्छा लगता है। आप खुश हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब कि हैप्पी गोइंग है, आप इस टाइम मतलब बहुत मजाकिया मूड में है, ये सब कैसे हैं? आपके प्लेजेंट इमोशंस है। और वहीं अगर मैं बात करूं अनप्रेजेंट की, तो आप कंफ्यूज है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप सैड है, आप परेशान है, ये सब कैसे है? आपके अनप्रेजेंट इमोशंस है। तो आपके इमोशंस कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्रेजेंट एंड दूसरा होता है अनप्रेजेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब एक अच्छा टॉपिक समझते हैं, उसे हम बोलते हैं इमोशनल मेच्योरिटी यानी कि भावनात्मक परिपक्वता। अब आपने मेच्योरिटी का रोल पहले भी पढ़ा होगा। मेच्योरिटी क्या होता है? जब हम धीरे धीरे समझदार होने लगते हैं, चाहे वो हम समझदार अपने
सोचने के तरीके से कह लीजिए, अपने व्यवहार करने के तरीके से कह लीजिए, तो इस तरीके से सेम हम इमोशनल रूप से भी मैच्योर होते हैं। तो आप जानते हैं इमोशनली जो मैच्योर होते हैं पर्सन वो कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या ऐसी बात होती है कि हम उन्हें इमोशनली मैच्योर बोलते हैं। सबसे पहला, इमोशनल मैच्योरिटी हमेशा किशोरावस्था के बाद आती है, यानी कि एडोलेसेंस के बाद आती है, क्योंकि ये एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था तक की जो एज है उसमें बहुत ज्यादा बच्चों के इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और जब किसी पर्सन को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना आ जाए, उसी को हम बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। बहुत ही रेयर केसेस में आपको ये एडोलेसेंस से नीचे के स्तर में बच्चों में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उन बच्चों के अपने इमोशंस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट है इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि जहां पर आप अपने इमोशनल बिहेवियर को बैलेंस करके रख सके। जहां पर आपको गुस्सा करना है, जहां पर आपको गुस्सा है, आप थोड़ा सा शांत रहिए, आप बहुत ज्यादा एंगर अपना मत दिखाइए, ज्यादा बहुत ज्यादा खुश होकर नाचने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अपने इमोशन को थोड़ा सा बैलेंस करके बेसिकली आप रखिए। इसी को हम बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। में क्या होता है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है, यानी कि कोई भी पर्सन अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रख पाता है। अब इसमें क्या है, जो इंसान है वो चीजों को एकदम रियल तरीके से समझता है, मतलब अपनी इमेजिनरी दुनिया में कोई इंसान नहीं दौड़ता ना भागता है, वो एकदम रियलिटी को देखता है कि ये अगर रियलिटी के हिसाब से ये चीजें सही है तो यहाँ मुझे बिना मतलब का ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जब भी हम इमेजिनरी रूप से ज्यादा सोचते हैं, अपने दिमागी में हम खोए रहते हैं, तब वो इंसान इमोशनल मैच्योरिटी को अटेन नहीं कर सकता है। तो इमोशनल मैच्योरिटी किससे रिलेट करती है, रियल पर्सपेक्टिव से। जब आप असली रूप से सोचने लगे, आपका नजरिया एकदम रियलिटी से रिलेट करे, तो कह लेंगे कि हाँ आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ चुकी है। अगला है कि गाइडेड मोर बाय इंटेलेक्ट। इसका मतलब है कि आप ज्यादा अपनी बुद्धि के ऊपर भी बिलीव करते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, आप अपनी बुद्धि और अपने दिल दोनों के बीच में बैलेंस करते हैं, इसी को कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। आपका दिल कभी कुछ कहता है, आपका दिमाग कुछ कहता है, लेकिन जब आप दोनों के बीच में बैलेंस कर लेते हैं तो वो आपका इमोशनल मैच्योरिटी कहलाता है। और जो इमोशनली मेच्योर होते हैं पर्सन, को बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। ऑनेस्ट कैसे, किसी के सामने दिखावा नहीं करते इमोशंस का, अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा है लेकिन सामने से दिखाएंगे नहीं यार मैं तो तुझसे बहुत खुश हूँ। तो ये पर्सन क्या है, ये ऑनेस्ट होते हैं। गुस्सा होते हैं तो गुस्सा दिखाते हैं, अगर खुश होते हैं तो खुश दिखाते हैं, मतलब सामने एकदम फेस पे सही रहते हैं। तो ये ऑनेस्ट होते हैं वो पर्सन। तो आपको मेच्योरिटी का मतलब क्लियर हो चुका है। अब देखो कई बार आपसे बोला जाता है थोड़ा सा मेच्योर बनो, मेच्योर बनो, तो आपको इमोशनली मेच्योर बनना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आपके लाइफ में सक्सेस आपको मिल पाएगी। बहुत बड़ा रोल होता है इमोशंस का लाइफ में सक्सेस के लिए। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन क्या है, आपको मैंने इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, उसमें क्या होता था, आप अपनी इंटेलिजेंस को जो मापते थे उसको आप आईक्यू में मापते थे कि किसी का आईक्यू स्कोर क्या है। किसी का आईक्यू स्कोर अगर 140 है मतलब वो बहुत ज्यादा होशियार है। किसी का आईक्यू स्कोर अगर 50 से 25 से कम है तो वो बहुत ज्यादा मतलब कि मेंटली या रिटार्डेड आप बच्चा उसे बोल सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप अपनी इमोशनल जो लेवल है, आपके जो इमोशंस है, आपकी भावनाओं को भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। और जिस यूनिट का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस को मापने के लिए आप आईक्यू बोलते थे, सेम उसी तरीके से इमोशनल को मापने के लिए आप बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन। तो आईक्यू से आपका बना इंटेलिजेंस क्वेश्चन और ईक्यू से आपका बन गया इमोशनल क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, अब इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है, ये एक मेजर है जिस तरीके से आप आईक्यू को मापते थे, सेम इसी तरीके से ये भी एक यूनिट है जिस यूनिट में आप किसी भी पर्सन के इमोशंस को मापते हैं। किसी का इमोशनल लेवल कितना है, जैसे सेंटीमीटर मीटर होता है ना किसी भी चीज को मापने के लिए, सेम इसी तरीके से आप अपने जो इमोशंस है उसको ईक्यू में मापते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, हम मेजर करते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर कितनी ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस है एक पर्टिकुलर टाइम पर।
अब आप सोचेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? अभी तक तो हमने इमोशंस के बारे में पढ़ा, इमोशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, लेकिन ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है आखिर? तो चलिए अब हम जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कॉन्सेप्ट है जिसको हम मापते हैं ईक्यू के द्वारा। ठीक है, तो अब जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। जिस तरीके से आपका इंटेलिजेंस का क्वेश्चन होता है, यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता किससे मापी जाती है? वो मापी जाती है आपकी इंटेलिजेंट आप कितने हैं। सेम इसी तरीके से आपकी इमोशंस का भी इंटेलिजेंस होता है। कोई पर्सन कितना ज्यादा अपने इमोशंस को ढंग से मतलब कि ढंग से व्यक्त कर सकता है, ढंग से उन पर कंट्रोल कर सकता है, वो सारी चीजें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। बेसिकली इमोशनल मेच्योरिटी का ही दूसरा नाम अगर मैं थोड़ा सा वो डेवलप करके बोल लूं तो वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाएगा। अब सबसे पहले जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो बच्चों इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमें सबसे पहले पीटर सोलोवे एंड जॉन डे मेयर ने बताया था 1990 में। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट की, अगर मैं जनक की बात करूं कि किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया, तो पीटर सोलोवे एंड जॉन डे मेयर के द्वारा 1990 के अंदर ये दिया गया था। लेकिन ये फेमस किसके द्वारा हुआ? सबसे ज्यादा चर्चा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में किसने करी? तो बच्चों वो है हमारे डैनियल गोलमैन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किसने किया, तो आप आंसर लगाएंगे पीटर सॉल्वे एंड जॉन डे मेयर। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि किसको जाता है इसे का क्रेडिट इसको पॉपुलर करने के लिए, इसको फेमस करने के लिए, तो वो आपका आंसर होगा उस टाइम पे डैनियल गोलमैन। क्लियर है? अब जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस वो चीज है, अगर किसी पर्सन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो इंसान अपने इमोशंस को पहचान सकता है। वो ये चीज महसूस कर सकता है कि अगर मैं किसी पर्सन को किसी इमोशन में आके कोई बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ तो उस पर्सन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। वो सिर्फ अपने नजरिए से नहीं, दूसरे के नजरिए से भी सोच सकता है कि वो सामने वाला पर्सन कैसे महसूस करेगा। इसी को हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब अपने बारे में सोचना, अपने बारे में समझने के साथ साथ किसी और पर्सन के बारे में भी समझना। क्लियर है? तो इसके अंदर दो चीजें आ गई। एक आगे हमारे इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल यानी कि दूसरे इंसान के बारे में समझना। इंटर का क्या मतलब होता है? दूसरे पर्सन। पर्सनल यानी कि पर्सन, इंटर मतलब दूसरा, दूसरे पर्सन के बारे में समझना। और दूसरा है आपका इंट्रापर्सनल। इंट्रा यानी कि अपने बारे में। जब आप अपने और दूसरों के बारे में ढंग से सोच सके कि किसी भी बात का किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। कि उस टाइम पर आपने अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको क्या बताया कि आईक्यू और ईक्यू के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको इमोशनली इंटेलिजेंस भी बता दिया कि आखिर क्या होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आईक्यू क्या है? आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन। पहले क्या माना जाता था कि कोई भी पर्सन सक्सेस होगा या नहीं होगा, किसी भी पर्सन को लाइफ में अचीवमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आईक्यू पर। यानी कि कोई पर्सन जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा उसके लाइफ में सफल होने के चांस उतने ज्यादा होंगे। लेकिन जब इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया तो वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वेश्चन को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। क्योंकि बोला गया कि किसी भी पर्सन के सक्सेस होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ आईक्यू नहीं हो सकता है, ईक्यू आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन का भी बहुत ज्यादा अहम रोल है अगर किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल होना है। अब कैसे? अगर कोई पर्सन है जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा गलत डिसीजन ले लेता है गुस्से में आके, तो क्या होगा? उसके ज्यादातर जो लाइफ के डिसीजन है वो गलत हो जाएंगे, चाहे वो पर्सन कितना भी इंटेलिजेंट है। लेकिन वो एंड में क्या होगा? लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। तो क्या बोला गया कि आईक्यू एंड ईक्यू दोनों का ही बराबर रोल होता है किसी भी पर्सन की सक्सेस के
लिए अगर हम बात करें तो आईक्यू की अकेली आप कभी बात नहीं करेंगे, ईक्यू को आप साथ में उससे अटैच करके चलें। क्लियर है आपको यहाँ तक? अगर किसी को कोई डाउट है, कोई मन में शंका है तो पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। आपको क्लियर हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस? अपने बारे में समझना, अपने इमोशंस को समझना या फिर दूसरे के इमोशंस को समझना कि दूसरा कैसा महसूस करेगा, किस तरीके से वो हमारी चीजों को एक्सपीरियंस करेगा, हर एक चीज आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। अब हम जानेंगे कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। तो जरा जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। सबसे पहला, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसका आपके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी पर्सन के अंदर इमोशनली अपने आप को होल्ड करने की काबिलियत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके उसको अपने लाइफ के डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होगी और इससे क्या होगा, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। क्लियर है? अब एक चीज और बता, तो क्या होता है कि आपका आईक्यू स्कोर के बारे में हम क्या बात करते हैं कि किसी भी पर्सन के आईक्यू को हम आगे जाके इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। उसमें 1-2% इम्प्रूवमेंट आ जाए वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर केसेस में यही होता है कि आप प्रैक्टिस के थ्रू या किसी ड्रिल के थ्रू किसी भी तरीके से आप किसी भी पर्सन के आईक्यू को इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन किसी का इमोशनल क्वेश्चन यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो टाइम टू टाइम इम्प्रूव हो सकता है। कुछ वो चीज एक्सपीरियंस करे, आप उसे कोई चीज प्रैक्टिस कराइए तो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस में आ गया कि उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो थोड़ा लो है, लेकिन जैसे ही वो मेडिटेशन की एक्सरसाइज करने लगेगा, योगा करने लगेगा, मोटिवेशनल बातें सुनने लगेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका गुस्से का लेवल कम हो जाएगा। अब क्या हुआ, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस में चेंजेस आ गए। तो यानी कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपकी आगे की लाइफ ज्यादा बेहतर बन सके। ठीक है। नेक्स्ट है, इमोशंस के थ्रू हम अपने खुद से डील करना सीख लेते हैं। मतलब मेरे लिए क्या अच्छा है, अगर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो मैं अपने बारे में समझूंगी इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू कि गुस्सा करना मेरी सेहत को हानि पहुंचा रहा है, तो मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो क्या हुआ, मैं अपने आप से ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाऊंगी अगर मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो। नेक्स्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो जाहिर सी बात है आप अपने इमोशंस यानी कि अपनी भावनाओं को मैनेज कर सकेंगे। कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ खुश होना है, कहाँ रोना है, कहाँ पर तकलीफ आपको दिखानी है, हर एक चीज को आप बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जब हर चीज को जब बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, दूसरा पर्सन क्या सोचता है उस चीज का ध्यान रखेंगे, उस चीज को सोच कर रिएक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो रिलेशनशिप है दूसरे पर्सन के साथ वो सुधरेंगे, तो आपको रिलेशनशिप को हैंडल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक आई होप सो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं था। आपके लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रिसाइज तरीके से पूरा डाटा प्लान किया है। नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ओनली आपको पूरा 100% डाटा यहाँ से मिलेगा। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि किसी पर्सन के अंदर लो इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसके अंदर क्या क्या चीज आपको देखने लगेगी। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करे, मतलब हर एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा करे, तूने ऐसे क्यों किया, तूने क्यों किया, तूने मेरा पेन क्यों लिया, तूने मेरी चाय क्यों पी, तू यहाँ क्यों नहीं आया जब मैंने बुलाया। तो क्या हुआ, हर बात पे आर्ग्यूमेंट, चाहे उसका कोई सर पैर नहीं है, बस आर्ग्यूमेंट करना है। तो इसका मतलब क्या है, उस पर्सन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा सा कम है। अगला, जब कोई पर्सन किसी और की बात ना सुने, आप कुछ भी बोल रहे लेकिन वो अपने घमंड में ही है, मैं क्यों सुनूं तेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं वो इमोशनली वीक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने इमोशंस को हैंडल करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो दूसरे पर्सन की बातों से भागते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई पर्सन बात बात पर दूसरों को ब्लेम करे तो ये भी उसका लो इमोशनल इंटेलिजेंस का साइन है। नेक्स्ट, कभी भी आउटबर्स्ट दिखा दे, कभी भी गुस्सा दिखा दे, कोई छोटी बात है, कोई बड़ी बात है, कोई भी बात हो, तिनके भर की बात हो, बस गुस्सा दिखा देना, तो वो क्या है, इमोशनल आउटबर्स्ट हो। तो ये आपका किसका साइन है, ये भी आपका बच्चों एक लो इमोशनल इंटेलिजेंस का साइन होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से, चलिए
आप जानते हैं हाउ टू हेल्प, आप अपने बच्चों की कैसे हेल्प करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कि आपके बच्चों के अंदर जो है इमोशनली वो इंटेलिजेंट बन जाए। तो देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों की हेल्प की जा सकती है। चलिए, सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपके बच्चों को उनके इमोशंस को आपको लेबल करना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं कि आपके साथ में एक बच्चा है, ठीक है, आपकी क्लास में कोई बच्चा है, सपोज कीजिए उसका ना पेन खो गया, तो चुपचाप बैठा, तो आप कैसे जाके बोलेंगे, अच्छा आपका पेन खो गया तो क्या आप उदास हो, या फिर अच्छा आज तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, तुम तो जरूर बहुत खुश होंगे। तो आपको क्या करना है, बच्चों के इमोशंस को लेबल करना है। जब आप बच्चों के इमोशंस को लेबल करेंगे तो वो इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि वो किस समय पर कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतना ज्यादा खुद से समझ नहीं पाते कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आप जब उनके इमोशंस को लेबल कर कर उन्हें बताएंगे तो उससे क्या है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट है शो एम्पथी। एम्पथी यानी कि सहानुभूति। एम्पथी का मतलब होता है कि कोई पर्सन किसी सिचुएशन में कैसा फील कर रहा है आप उसको महसूस कर सके। अगर कोई परेशान है तो आप उसको जाकर बोलेंगे कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, या फिर मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत टफ सिचुएशन, तो ये क्या हुआ, आप उसे एम्पथी दिखा रहे हैं। तो जब आप किसी पर्सन को एम्पथी दिखाएंगे तो वो इंसान भी समझेगा कि एम्पैथी दिखाना बहुत अच्छा होता है, हमें एक दूसरे के प्रति एम्पैथी रखनी चाहिए। और अब जब आप एक दूसरे के प्रति एम्पैथी रखते हैं तो उससे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट, आपको बच्चों को सिखाना है कि हर एक इमोशंस हेल्दी है। मतलब आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखाओ, आप खुश हो तो खुशी दिखाओ। छोटे बच्चे अगर अपने इमोशंस दबा के रखने लगेंगे तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आगे जाके किस तरीके से इमोशंस को मैनेज करना है। तो उन्हें बताओ कि हर तरीके का इमोशन अच्छा है, जैसा महसूस कर रहे हैं एकदम खुलकर दिखाया। नेक्स्ट है बच्चों को प्रैक्टिस कराइए कि किस तरह के इमोशंस को मैनेज करना है। अब बच्चों के इमोशंस को आपने लेबल भी कर दिया कि देखो ये गुस्सा होता है, ये खुशी होती है, आपने उन्हें बता दी कि हर एक इमोशन हेल्दी है, बच्चा ये दोनों चीजें सीख गया। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, आप बच्चों को इमोशंस मैनेज करना सिखाएंगे कि आपको कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपको क्या करना है, आप बहुत ज्यादा खुश है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। आप बच्चों को बेसिकली इमोशंस को मैनेज करना सिखाएंगे। नेक्स्ट है आप हमेशा अपने इमोशंस को मोटिवेटिंग तरीके से लीजिए। मतलब कि आपको क्या वो बहुत गुस्सा आ रहा है कि आपने 4 टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए लेकिन आपका 100 में से 50 से ऊपर स्कोर ही नहीं जा रहा, तो आप इसको एज अ मोटिवेशन लो कि नहीं, मेरा 50 स्कोर आया है, मुझे 90 प्लस लाना है 100 में से, अभी सिर्फ मैं 50 तक पहुंची हूँ, तो इसको एक मोटिवेशन की तरह लो कि मुझे किसी भी तरह 40 मार्क्स और अपने गेन करने हैं। इसको डीमोटिवेटिंग तरीके से मत ले लेना इमोशन को कि अरे मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकती। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। बस बात क्या है, अपना जो भी इमोशन है उसको मोटिवेटिंग तरीके से आप लीजिए। नेक्स्ट है डेवलप सोशल स्किल्स। कैसे, आप जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की तरफ अपना एम्पैथी दिखाते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, या फिर सपोज आप जब ग्रुप में हैं तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं। धैर्य से पहले आप सुनेंगे वो पर्सन क्या कह रहा है, फिर वो दूसरा इंसान भी चुप होकर आपकी बातें सुनेगा। तो इससे क्या होगा, आपका आपस में रिलेशनशिप अच्छा होगा कि देखो वो मेरी बातें समझता है, मैं उसकी बातें समझता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके इमोशनल स्किल्स भी डेवलप होंगे। और जब आपके सॉरी सोशल स्किल्स आपके डेवलप होंगे, और जब सोशल स्किल डेवलप होते हैं तो साथ साथ आपके इमोशनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है यूटिलाइज इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। आपको अपने बच्चे के अंदर एक आदत डालनी है कि आपको दूसरे की बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जिनके अंदर दूसरों की बात सुनने की क्षमता होती है सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन जो है इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है यहाँ तक? हमने अपना पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस, इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल मेच्योरिटी, हर एक चीज हमने डिटेल में बहुत अच्छे से समझ लिया है। इससे ज्यादा तो एग्जाम में इमोशंस के चैप्टर से नहीं पूछा जाए। ठीक है, चलिए तो आप बात करते हैं क्विज राउंड की, जहां पर मैं आपसे पूछती हूँ कुछ क्वेश्चन और आप सब करते हैं उनके आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑप्शन, देन जो भी आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 देन ऑप्शन, देन जो भी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्वड इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट।
निम्नलिखित कौशल भावनात्मक बुद्धिमत्ता में शामिल है सिवाय किसके? ऑप्शन ए अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, भावनाओं के प्रति जागरूकता। ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, भावनाओं का प्रबंधन। ऑप्शन सी क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, भावनाओं की आलोचना करना। एंड ऑप्शन डी एमिकेबल रिलेशन विद क्लास फेलो, कक्षा में साथियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध। क्वेश्चन नंबर 2, द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इमोशन इज ए फीलिंग अनुभूति, बी मोटिव प्रेरणा, सी गोल लक्ष्य एंड डी सक्सेस सफलता। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद इमोशंस, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनाओं से जुड़ा है? ऑप्शन ए मेमोराइजिंग, याद रखना। ऑप्शन बी मोटर प्रोसेसिंग, मोटर प्रसंस्करण। ऑप्शन सी एनविसेजिंग, परिकल्पना। एंड ऑप्शन डी एम्पथाइज करना यानी कि सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 4, मैच्योर स्टूडेंट, परिपक्व जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं? ऑप्शन ए डू नॉट गेट अपसेट बाय स्टडीज, पढ़ाई से परेशान नहीं होते। ऑप्शन बी बिलीव दैट इमोशंस हैज नो प्लेस इन स्टडीज, उनका मानना है कि पढ़ाई में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन सी रिजॉल्व ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इजीली, सब विवादों को आसानी से हल कर लेते हैं। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप सभी करेंगे कमेंट सेक्शन में और फिर देखते हैं कि कितने बच्चों के सारे आंसर सही निकलते हैं, किसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा गैप रह चुका है, फिर आपके उस कॉन्सेप्ट को हम एकदम बराबर से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप सो कि आपको इमोशंस का चैप्टर्स पढ़ के मजा आया होगा। सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हुए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपके नोन में कोई है जो टीचिंग फ्रेटर्निटी से रिलेट करता है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उसे बोलिए हमारा चैनल शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।